नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। कैबिनेट में आज लिए गए 5 महत्वपूर्ण फैसले। उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए का आवंटन। राज्यों के तकनीकी संस्थानों को सपोर्ट के लिए 4200 करोड़ रुपए की मदद। असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज को भी दी गई मंजूरी। गृहमंत्री अमित शाह ने मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का किया भूमि पूजन। सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का भी किया शुभारंभ। कहा, माता जानकी मंदिर सिर्फ भव्य मंदिर ही, ये मिथिलांचल और बिहार के भाग्योदय की शुरुआत है। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित। लोकसभा और राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा, किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता विपक्ष। उत्तराखंड के धराली में अब तक 566 लोगों को बचाया गया। सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। आपदा से बचाए गए पीड़ितों को दी सांत्वना। सरकार के अथक प्रयासों से हर्षिल घाटी में मोबाइल नेटवर्क बहाल। और चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर राहुल गांधी के आरोपों को बताया बेबुनियाद। भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने वोट चोरी के आरोप पर किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी ने बोला बहुत बड़ा झूठ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 5 महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला पीएम उज्ज्वला योजना से संबंधित है, जिसके मुताबिक 12,060 करोड़ का फायदा उज्ज्वला के जरिए दिया जाएगा। पीएम उज्ज्वला योजना इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योजना के जरिए 10 करोड़ 33 लाख घरों में बड़ा परिवर्तन आया है। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इसका कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़ा अहम फैसला लिया गया। 2016 में माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर और परिसर के भूमि पूजन में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 67 एकड़ भूमि पर 882 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें केवल मुख्य मंदिर भवन पर ही 137 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होंगे। मंदिर निर्माण में 31 पवित्र नदियों का जल और 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी का उपयोग होगा। मंदिर का निर्माण 42 सप्ताह यानी 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्घाटन अगले वर्ष सावन में संभव है। इस मौके पर सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन का भी शुभारंभ हुआ। लोकसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई प्रभावित हुई। विपक्ष के शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। इस दौरान भारी शोर शराबे के बीच हंगामा कर रहे सदस्य वेल के पास पहुंच गए। विपक्षी सांसदों के गतिरोध के चलते सदन की कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित हुई। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई।
विपक्ष के भारी शोर शराबे के बीच संसदीय समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, लेकिन भारी गतिरोध के चलते आसन की ओर से सदन की कार्रवाई दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बजे भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की। अगस्त क्रांति दिवस को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की थी। मुंबई से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह सदन में सिर्फ हंगामा करना चाहता है और किसी काम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार को निजी विधेयकों का दिन होने के बावजूद विपक्ष हंगामा कर रहा है। ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी। और प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज ऑपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है। बहुत दुख की बात है। और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है। सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। तो सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उत्तराखंड के धराली इलाके में अभी तक 566 यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। धराली हर्षिल से आपदा प्रभावितों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव अभियान जारी है। उत्तरकाशी में मातली तथा चिन्यालीसौड़ में हेलीपैड पर रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया जा रहा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इनके गंतव्य के लिए भेजे जाने के सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी पर 12 बजे तक सेना के MI-17 और चिनूक द्वारा 74 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। बागोरी और हर्षिल में नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल हो गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। आपदा स्थल पर पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, सेना, फायर और राजस्व की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मातली हेलीपैड पर आज 118 लोगों को लाया गया। प्रभावित क्षेत्रों में SDRF टीमें लगातार बचाव और सहयोग कार्य कर रही हैं। IAF के विमान राहत सामग्री लगातार पहुंचा रहे हैं। धराली में बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। धराली में अचानक आई आपदा ने पूरे क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
मुख्यमंत्री 3 दिन से उत्तरकाशी में ही प्रवास कर स्वयं रेस्क्यू अभियान की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आज सुबह मातली हेलीपैड पर रेस्क्यू अभियान को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने के लिए सीएम धामी आज फिर धराली आपदा स्थल का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने पीड़ितों को सुरक्षा और मदद का पूरा आश्वासन दिया। इलाके में बुनियादी सुविधाओं और संचार व्यवस्था की बहाली के लिए विभिन्न एजेंसियां निरंतर जुटी हुई हैं। इसी के साथ हर्षिल बागोरी में मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई है। धराली नगर था, पूरा का पूरा आपदा की भीड़ चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भीड़ चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के हर्षिल का भी दौरा किया। इस दौरान गुजरात की एक महिला पर्यटक ने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी और आपदा राहत कार्यों के लिए आभार और सराहना प्रकट की। सीएम धामी ने कहा, सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, उसको खोलने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। हम हर प्रकार से लोगों का पुनर्वास करेंगे, हर संभव सहायता उस क्षेत्र के लोगों की जाएगी। धराली से गंगोत्री तक तो सड़क आ रही है, लेकिन धराली से जो हर्षिल को कनेक्ट करती हुई सड़क आगे आती है उत्तरकाशी के लिए, वो सड़क अभी इस समय वो जलमग्न हो गई है। क्योंकि धराली के पास में जो हमारा हर्षिल का हेलीपैड था वो भी पूरी तरह से इस आपदा में वहाँ पर एक जल का काफ़ी भराव हो गया है। उसके अतिरिक्त आर्मी का जो कैंप था वो भी आपदा में गया है। तो अभी सबसे पहले हमारा प्रयास है कि ये सारे लोग जो लोग अभी रेस्क्यू होने हैं उनको निकाल लें। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से कुछ मशीनें इत्यादि वहाँ पर ले जाके दोनों तरफ से, इधर से भी काम चल रहा है, उधर से भी काम चलाकर जल्दी से जल्दी चीज़ों को सामान्य करना हमारी प्राथमिकता में। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली भूस्खलन आपदा से बचाए गए पीड़ितों को सांत्वना भी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिन से उत्तरकाशी में ही प्रवास कर रहे हैं। साथ ही आज पीड़ितों से भी मुलाकात की। तमाम उन लोगों को इस आपदा में जिन्हें बचाया गया है उनसे भी मुलाकात की पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान राहत और बचाव कार्य में तैनात टीमों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ध्वस्त होने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। एसडीआरएफ टीम ने बीआरओ द्वारा पुल निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए रस्सी की सहायता से स्टील की तार द्वारा पुल का अलाइनमेंट सुनिश्चित किया है। एसडीआरएफ की टीम ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और मजदूरों को रस्सी की मदद से सड़क से नीचे उतारकर नदी के रास्ते को सुरक्षित पार करा दिया है। वहीं दोपहर बाद गंगनानी में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुल निर्माण का कार्य कुछ समय तक के लिए रोक दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कैलाश यात्रा में फंसे 889 तीर्थयात्रियों को आईटीबीपी ने राहत और बचाव अभियान कर सुरक्षित बचाया। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किन्नौर में यात्री फंस गए थे। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और खराब मौसम के बीच जवानों ने पर्वतारोहण व रस्सी बचाव तकनीकों का इस्तेमाल कर 10 घंटे से अधिक समय तक रेस्क्यू अभियान चलाया।
और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के गंभीर आरोपों के बाद अब आयोग का बयान आया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि या तो वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल के आरोप सही हैं तो हस्ताक्षर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी फेक नैरेटिव के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमतर करने का प्रयास कर रही है। संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग ईवीएम और मतदाता सूची को लेकर विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा है। भाजपा नेता ने इसे पूरी तरह स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी पर झूठा प्रचार कर प्रजातंत्र को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में लोकसभा में वो जीत गए और इधर हार गए। 4% वोट एडिशन हुआ है, 4.4%। अभी बोल रहे हैं उधर ठीक नहीं है। मीन्स आप हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन के कारण हारते हैं, आप हारते हैं तो ईवीएम से हारते हैं, आप हारते हैं तो एलिजिबल वोटर्स को निकालने से हारते हैं, आप जीते हैं तो सब कुछ ठीक है। तो ये झूठा प्रचार करके देश का प्रजाप्रभुत्व को बदनाम करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हैदरगढ़ मार्ग पर रोडवेज की बस पर विशाल पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पेड़ काटकर लोगों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में करीब 40 लोग सवार थे। बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही बस पर करीब 10:30 बजे हरख में स्थित राजा बाजार के पास बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ इतनी तेजी से गिरा कि बस के आगे का पूरा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 5 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी ने 16वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार देश के युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटीआई को उन्नत बनाना इस दिशा में बड़ा कदम है। गौरतलब है कि 7 से 8 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन का विषय युवाओं को सशक्त बनाना, अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है। गौरतलब है कि ये सम्मेलन सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कौशल नवाचारों, डिजिटल परिवर्तन और नीतिगत प्रगति पर अभूतपूर्व चर्चाओं को आगे बढ़ाने का एक मंच है।
Every industry cluster will have to be mapped out. ITI will have to be, in terms of a sister organization or a hub or spoke will need to be identified. There may be a SPV structure that is created on top where industry can come and say, we are part of this governance structure for this institution. Because you need to hire better and better paid instructors. You need to develop new courses as the KPMG report has probably fleshed out. You need to develop new labs and bring in the kind of cutting edge equipment that is being used by global industry today. So our ITI students get exposure to that. दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रक्षाबंधन संकल्प नशा मुक्त भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम रक्षाबंधन के पावन अवसर और नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहनों ने देश की सुरक्षा में तैनात लगभग 400 सीआरपीएफ जवानों और अधिकारियों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त रहने की शपथ भी ली, जिससे समाज में नशा मुक्ति के प्रति एक मजबूत संदेश गया। इस समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और श्री BL वर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्रों ने नशा मुक्ति पर एक प्रेरणादायक नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसने उपस्थित जनसमूह को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। मंत्रालय का उद्देश्य इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से दूर रखकर उन्हें एक स्वस्थ, अनुशासित और मूल्य आधारित जीवन शैली की ओर अग्रसर करना है। रक्षा सूत्र केवल राखी अकेली नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, विश्वास और जिम्मेदारी का एहसास कराता है। नशा मुक्त भारत अभियान के साथ में इस रक्षाबंधन पर्व के आयोजन को जोड़ते हुए कि बहनें जब भाइयों को, जवानों को, अधिकारियों को राखी बांध रही हैं तो उनसे ये संकल्प ले रही हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान में हमको रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर कोई हमको उपहार नहीं चाहिए, हमको केवल एक संकल्प चाहिए। हमें अपने देश को, समाज को नशे की जैसी सामाजिक बुराई से बचाते हुए हम अपने देश की जो हमारी युवा पीढ़ी है उस युवा को नशे की गिरफ्त से बाहर ला करके नशा मुक्त भारत अभियान में उसकी हिस्सेदारी भी जोड़ना है और देश को भी विकसित बनाने में उसका साथ भी उसमें जोड़ना है। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और रिसर्च और साक्ष्य आधारित हर्बल दवाओं के मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गाजियाबाद में औषधि मानकीकरण अनुसंधान संस्थान में विश्व स्वास्थ्य संगठन IRCH का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 3 दिनों का ये कार्यशाला आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में दुनिया भर के 20 देशों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में हर्बल दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और विनियमन पर गहन विचार विमर्श किया गया। 3 दिन तक चले इस कार्यशाला के तहत 2 प्रमुख वर्किंग ग्रुप 1 और वर्किंग ग्रुप 3 की बैठकें आयोजित हुईं। इनका उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों में नियामक समन्वय, गुणवत्ता आश्वासन और वैज्ञानिक सत्यापन को बढ़ावा देना है। इस मौके पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि भारत WHO IRCH मंच के माध्यम से वैश्विक नियामक सहयोग को सुदृढ़ करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। भारत में इतना अपना जो आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धा, सोवारिकपा वगैरह जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें हम लोग बहुत आगे, बहुत एडवांस लेवल पर काम करते हैं। विश्व भर में वी आर वन ऑफ द लीडर्स। तो हम इस प्रकार के जो रेगुलेटरी और रिसर्च के, क्लिनिकल वर्क के जो हमारे जो काम है उसको हम बाकी दुनिया के साथ भी शेयर करें और सबके साथ मिलकर के कैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन का एक रोबस्ट एक रेगुलेटरी सिस्टम विश्व भर में डेवलप हो। WHO IRCH के अध्यक्ष डॉक्टर किम सुंगचोल ने हर्बल मेडिसिन की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने के लिए वैश्विक समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत के सहयोग के लिए आभार जताया। As far as the research, evidence-based traditional medicine, I think these 2 areas, I believe that India could contribute
to supporting the WHO and this including that member states support. कार्यशाला में 20 देशों के 50 से ज्यादा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी प्रशांत और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चले इस कार्यशाला में हर्बल दवाओं के मानकीकरण तकनीकों, फार्माकोग्नोस्टिक और रासायनिक विश्लेषण के प्रशिक्षण के साथ साथ विशेषज्ञों को भारत के प्रमुख आयुष संस्थानों का दौरा भी कराया गया। उम्मीद की जा रही है कि इस कार्यशाला से पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और नियामक मानकों को नई दिशा मिलेगी। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।